एमए हिंदी उत्तरार्ध के प्रिय छात्रों, हम अज्ञेय की खास कविता असाध्य वीणा का पाठ करते हुए 8वें पायदान पर आ गए। आज हम कविता की खास बातें बताने वाले हैं अज्ञेय और असाध्य वीणा। जैसा कि आपको पता है, कवि ने 18 काव्य संग्रह लिखे। भग्नदूत 1933 से आरंभ करते हैं। सर्जना के क्षण 1979 तक लगातार इनका काव्य कर्म जारी रहता है। इनके 18 काव्य संग्रह में असाध्य वीणा की ही तरह, या यह कहें कि असाध्य वीणा में कुछ पात्र आते हैं। उसमें किरीट तरु का नाम आपने सुना होगा। वहाँ किरीट तरु है कविता के अंदर, और यहाँ कविता है महावृक्ष के नीचे, जो 1977 में लिखी थी। महावृक्ष के नीचे नामक काव्य संग्रह और इस नाम की कविता असाध्य वीणा के किरीट तरु और महावृक्ष के नीचे कविता से कितना साम्य है। अब आप सहज ही समझ सकते हैं कवि को, कवि की कविताओं को और कविता के विषयों को और कविता में आने वाले पात्र विशेष को। यानी हर कवि की खास शैली, शिल्प और स्वभाव होता है। वह उसी के अनुरूप रचता, सृजता है, सर्जना करता है। तो इसी संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, तब पता चलता है कि किरीट तरु संस्कृत का शब्द है, महावृक्ष भी। दोनों में किरीट तरु किसी महावृक्ष से कम नहीं। किरीट तरु के नीचे भी बहुत सारे प्राणी सहजता से आते हैं, रहते हैं, जीवन यापन करते हैं, और वो कई को संरक्षण प्रदान करता है, ठीक यहाँ महावृक्ष के नीचे। तो ये इतना ही याद रखना है कि इस तरह का एक काव्य संग्रह या इस तरह की एक कविता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और असाध्य वीणा में तन्मयता, हृदय जीवी का हर्ष। असाध्य वीणा में तन्मयता है, और इसी तरह का एक लेख हाल ही में पढ़ने को मिला। आप द्वितीय वर्ष के प्रयोजन मूलक हिंदी में अखबार पत्रकारिता पढ़ चुके हैं। आप जो अखबार पढ़ते हैं उसमें कोई नियमित स्तंभ आया करता है। तो इसी तरह का एक स्तंभ है दुनिया मेरे आगे, जनसत्ता दैनिक, नई दिल्ली से प्रकाशित, और देश भर में वो पहुंचता है। दुनिया मेरे आगे में बुद्धिजीवी का हर्ष करके पढ़ने को मिला, और आप यहाँ पढ़ रहे हैं असाध्य वीणा। असाध्य वीणा में खास बात क्या है, हम इसी पर चर्चा करेंगे, तो आपको अनुभव होगा। आखिर हम 7 व्याख्यान इस पर सुन चुके हैं, जिसमें कवि और कवि की कविताओं के बारे में
खासकर असाध्य वीणा के बारे में, तो एक तत्व उभर के आता है, तन्मयता, लगाव, और किसी चीज में तन्मय होकर के काम करना। तन्मयता और कविता का यहाँ खास रिश्ता है। बुद्धिजीवी का हर्ष में लेखक ने यही बात बताई है कि बुद्धिजीवी कब हर्षित होता है, कब खुश होता है, जब वो पूरी तरह से अपने काम में तन्मय होता है। उदाहरण के लिए बीथोवेन बहरे थे, सुन नहीं पाते थे, फिर भी वे संगीत के जुनून की बात करते थे। संगीत में जुनून कितना ज़रूरी होता है। अगर जुनून है संगीतज्ञ में, और वो तभी आएगा जब वो तन्मय हो जाएगा। इसी बात को फ्रांसिस बेकन ने कहा है कि किसी भी कला का मकसद रहस्य को और गहरा करना है। इसमें भी उस कलाकार की तन्मयता निहित होती है। और यूँ समझ सकते हैं कि एक बुद्धिजीवी, एक कवि, एक रचनाकार बुद्धि से काम नहीं लेता, दिल या हृदय से काम लेता है। और ये से काम चतुर बुद्धि सुजान व्यक्तियों का खेल नहीं है। इसमें तन्मयता की दरकार होती है। तो तन्मयता से मतलब कि हम तदाकार हो जाएं, हम एक हो जाएं, जो काम कर रहे हैं उसी को उसी तन्मयता से करें, उसमें डूब करके करें। तो ऐसे में बुद्धिजीवी का हर्ष होता है, खुशी मिलती है, और उसे जो चाहता है वो हासिल होता है। या सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ने वाले तभी चढ़ पाते हैं जब वो पूरे दत्तचित्त होकर के उस काम में लगते हैं। तो ये तो रहा जनसत्ता का दुनिया मेरे आगे स्तंभ। इसी संदर्भ में अब आप देखिए असाध्य वीणा के मुख्य पात्र प्रियंवद। प्रियंवद केश कमली गुफा गे। पहली पंक्ति आती है, उसमें परिचय मिलता है, और वो राजा के दरबार में आकर के वीणा बजाता है। बजाता नहीं, वीणा का संबंध देखिए। कुछ पंक्तियां हैं, पर उस स्पंदित सन्नाटे में मौन प्रियंवद साध रहा था वीणा, स्वयं अपने को साध रहा था, सौंप रहा था उसी किरीटी तरु को। कौन? प्रियंवद है कि दंभ कर संबोधित कर उस तरु को करता था एकालाप प्रियंवद। ये कुछ पंक्तियां जिसे याद करके, जिसे सुन करके आप समझ सकते हैं कि प्रियंवद इस कविता का ऐसा पात्र है जो ऐसा काम करता है जिससे पूर्व जितने भी कलाकार दरबार में आए, वीणा के सामने आए और वीणा को बजाने का प्रयास किया, लेकिन वो तन्मय होकर के, दत्तचित्त होकर के उस काम को नहीं कर सके, बल्कि बोलते थे। और प्रियंवद बोलता नहीं, आत्मार्पित, स्वयं को समर्पित कर देता है, और समर्पण में ही वो वीणा को साध सका होता है। अभी हम जहाँ पर कविता में पहुँचे हैं